आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। पुनः लॉकडाउन के कारण कक्षाएं ऑनलाइन मोड पे चली गई हैं और हर टीचर को ये निर्देशित किया गया है कि वो अपने घरों से ही कक्षाओं को संचालित करें। कोई भी अगर क्लास नहीं लेगा तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा। वैसे सबको निर्देशित कर दिया गया है, प्राचार्य महोदया ने निर्देशित कर दिया है कि सभी अपनी क्लासेस लेंगे ऑनलाइन। आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे वह है केस स्टडी, जिसे हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी विशिष्ट व्यक्ति, सामाजिक विन्यास, घटना अथवा समूह के बारे में व्यवस्थित रूप से पर्याप्त सूचना एकत्रित की जाती है। जब अनुसंधानकर्ता किसी समूह, किसी व्यक्ति के बारे में विधिवत जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है या उसको करने की जरूरत होती है, तो वो केस अध्ययन या के व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या केस स्टडी के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित कर सकता है। वास्तव में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति वास्तविक रूप से सामग्री, आंकड़े एकत्रीकरण करने के तरीके हैं और यह अध्ययन सामान्य क्षेत्र अध्ययन से लेकर एक व्यक्ति अथवा समूह का साक्षात्कार करता है। केस अध्ययन किसी एक व्यक्ति, समूह या संपूर्ण समुदाय पर केंद्रित होते हैं और अनेक सामग्री, आंकड़े, तकनीकों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे जीवन इतिहास, दस्तावेज, मौखिक इतिहास। और ये एक तरह से इसमें हम सहभागी अवलोकन का भी प्रयोग करते हैं। सहभागी अवलोकन होता है अर्थात जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं के साथ बैठकर या उनके समूह में सम्मिलित होकर के तथ्यों का एकत्रीकरण करता है, तो वो सहभागी अवलोकन कहा जाता है। वास्तव में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का केंद्र सीमित भी हो सकता है और हम इसे विस्तृत रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं, अथवा इसमें जीवन और समाज के प्रति बृहद दृष्टिकोण अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अनुसंधानकर्ता अपनी जांच को किसी व्यक्ति के जीवन के केवल एक पक्ष तक सीमित रख सकता है, जैसे राजनीति शास्त्र पढ़ने वाले शिक्षक या राजनीति शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी किसी नेता के सिर्फ राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके क्रियाएं एवं व्यवहार का इस पद्धति के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं। वास्तव में केस अध्ययन पद्धति का अर्थ समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखा है। यह हम जानते हैं कि तथ्यों के अध्ययन के लिए दो तरह की विधियां अपनाई जाती हैं। एक विधि होती है
क्वालिटेटिव, जिसे हम कहते हैं गुणात्मक, और दूसरी विधि होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होती है? जब हम किसी भी अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधानकर्ता किसी उत्तरदाता के गुणात्मक पक्षों का अध्ययन करता है, तो जब हम गुणात्मक पक्षों का अध्ययन करेंगे तब हम केस स्टडी का प्रयोग करते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कर। लेकिन जब हम मात्रात्मक या इसको गणनात्मक या क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, तो इसमें हम स्टेटिस्टिकल अप्रोच लगाते हैं, सांख्यिकी अप्रोच लगाते हैं। सांख्यिकी विधि क्या, उसका जो है हम प्रयोग करते हैं। केस स्टडी का पहला प्रयोग लिपले ने किया था। लिपले जो है पहला उपयोग करता है जिसने परिवार के बजट को जानने के संबंध में केस स्टडी मेथड्स का प्रयोग किया था कि विभिन्न लोग बजट कैसे बनाते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, उनका क्या आय व्यय का हिसाब रहता है, इसके बारे में जो है वो अध्ययन किया था। इसके बाद इंग्लैंड में हार्वर्ड स्पेंसर ने डिस्क्रिप्टिव एंड इथनोग्राफिकल स्टडी, जिसे कहते हैं वर्णनात्मक एवं निर्जातीय अध्ययन, निर्जातीय अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया था। आगे चलकर के केस स्टडी का प्रयोग कई लोगों ने किया, साहित्यकारों ने भी किया, राजनीति शास्त्रियों ने भी किया, क्योंकि हम इसका प्रयोग सोशल साइंस में भी कर सकते हैं और लिटरेचर में भी कर सकते हैं। जैसे किसी कवि, किसी उपन्यासकार के बारे में हमें बृहद स्तर का अध्ययन करना है, उसके गुणात्मक पक्षों को जानना है, तो उसके गुणात्मक पक्षों का अध्ययन करने के लिए हम केस स्टडी का प्रयोग करेंगे। तो बहुत सारे समाजशास्त्री, बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे साहित्यकार, इन्होंने भी अध्ययन किया, केस स्टडी का अध्ययन किया। जैसे विलियम हेरे ने बाल अपराधियों के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया था, और कई इतिहासकारों ने भी राष्ट्रों के विवरणात्मक विवेचन के लिए इस विधि का प्रयोग किया। कोरा डू बॉयस, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, इनके अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं केस स्टडी में। कुछ ये ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रणाली में। बहुत सारे साहित्यकार, उपन्यासकारों ने भी इसका प्रयोग किया, खासतौर से एडना फार्बर, सैलोमॉस, रॉबर्ट शेरवुड, इनका अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग सबसे पहले थॉमस एवं जैनिकी ने अपनी किताब द पोलिश पीसेंट में किया था। उनकी किताब आई थी जो बहुत चर्चित किताब थी, द पोलिश पीसेंट, और इसमें उन्होंने सर्वप्रथम केस स्टडी का प्रयोग किया। आखिर केस स्टडी है क्या? हम इसकी अवधारणा को, इसके परिभाषा को, इसके अर्थ को विभिन्न समाजशास्त्रियों, विभिन्न वैज्ञानिकों, विभिन्न विचारकों के दिए गए वक्तव्यों से समझ सकते हैं। जैसे अल्फ्रेड मार्शल कहते थे कि वैयक्तिक अध्ययन सावधानी पूर्वक कुछ चुने हुए परिवार के घरेलू जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन है। कुछ चुने हुए परिवार के घरेलू जीवन, अर्थात मान लीजिए हम परिवारों की केस स्टडी करना चाहते हैं,
उनके पारिवारिक बजट या उनके वर्ष भर के क्रियाकलापों, इनका हम अध्ययन करना चाहते हैं और वो अध्ययन एक तरह से गुणात्मक पक्ष का हो, तो हम केस स्टडी या वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करेंगे। तो उनके जीवन के, घरेलू जीवन के समस्त पहलुओं को, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जीवन से जुड़े जितने पक्ष होंगे, उन सारे पक्षों का बहुत ही गहराई के साथ हम अध्ययन करेंगे। पीवी यंग कहते हैं, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति हो, परिवार, संस्था हो, सांस्कृतिक वर्ग अथवा जातियों के जीवन के अनुसंधान व उसकी विवेचना की पद्धति को कहते हैं। माने वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति क्या है? किसी सामाजिक इकाई, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो एक परिवार हो, चाहे वो एक संस्था हो। अगर हम चाहते हैं कि हम टीआरएस महाविद्यालय रीवा का अध्ययन करें, तो एक संस्था है, तो इसके सारे पक्षों का फिर हमें अध्ययन करने पड़ेगा। हमें इसमें शिक्षक और छात्र दोनों के मनोविज्ञान का भी अध्ययन करना पड़ेगा, इसकी पूरी व्यवस्था का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसमें चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे संस्था हो, चाहे वो कोई सांस्कृतिक वर्ग हो, चाहे कोई एक जाति हो, उसके हम सारे पक्षों का अध्ययन करेंगे। और चूंकि इसमें बहुत ही गहनता होती है, जैसे कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिन था, 130वीं जन्म जयंती। अगर हम बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के सारे पक्षों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें फिर केस स्टडी पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। उनके बालपन के स्थितियों को, उनके स्कूल के जीवन को, फिर जब वो विदेश गए शिक्षा अध्ययन के लिए उस जीवन को, फिर जब उन्होंने मूवमेंट चलाया उस जीवन को, क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें फिर हम किसी दूसरे का अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं के जीवन के सारे पक्षों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें चाहे वो एक संस्था हो, चाहे वो एक इकाई हो, चाहे वो एक परिवार हो, चाहे वो कोई सांस्कृतिक वर्ग अथवा जाति हो, उसके जीवन के अनुसंधान के सारी विवेचना जब हम करते हैं, तो ये केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में होती है। गुडेहार्ट कहते हैं कि यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिससे अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक विषय की एकात्म प्रकृति की पूर्णतया रक्षा हो सकती है। पर सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की ऐसी विधि है। हम जब किसी समाज, किसी संस्था, किसी समूह, किसी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, तो उसके जीवन के उन सारे पक्षों का अध्ययन करते हैं, उसके जीवन के उन विविध पक्षों का अध्ययन करते हैं जहां हमें एक साथ कई तथ्य मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक तरह से कई तथ्यों को एक साथ जानने का एक अवसर प्रदान करता है, एक अवसर हमें प्राप्त होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं को भी हमें जानना पड़ेगा। विशेषताएं क्या है? पहला है स्पेसिफिक यूनिट ऑफ स्टडी, विशिष्ट इकाई का अध्ययन। अब तो हम आपको बता दिए थे इससे पहले कि जब हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति लेते हैं तो एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करते हैं। वो इकाई एक संस्था हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकता है, कोई इतिहासकार हो सकता है, कोई उपन्यासकार हो सकता है, कोई समाज वैज्ञानिक हो सकता है, कोई चिंतक
हो सकता है। तो इस तरह से जो है हम उसके सारे पक्षों का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि अनुसंधान का आधार एक या अधिक सामाजिक इकाइयां होती हैं और यह इकाई कोई व्यक्ति, परिवार, संस्था अथवा समस्त जाति हो सकती है, अथवा ऐसी अमूर्त वस्तु हो सकती है जैसे कोई संबंध या स्वभाव। तात्पर्य यह है कि अनुसंधान कुछ विशेष इकाइयों तक सीमित रहता है, किंतु इकाई हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें हम इकाई व्यक्ति का भी कर सकते हैं अध्ययन, समूह का भी किसी एक समुदाय का अध्ययन कर सकते हैं, किसी एक संस्था का अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरी विशेषता होती है इसका गुणात्मक अध्ययन। जैसा आपको बताया था कि जो हमारे तथ्यों, सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन दो तरह के होते हैं, एक गुणात्मक अध्ययन होता है और दूसरा होता है गणनात्मक अध्ययन। गुणात्मक अध्ययन जहां हम व्यक्ति के जीवन के विविध पक्षों का आकलन करते हैं, उसके सामाजिक, उसके आर्थिक, उसके सांस्कृतिक, उसके मनोवैज्ञानिक, इन सारे पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो एक तरह से गुणात्मक अध्ययन होता है। माने इस पद्धति के अंतर्गत गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, संख्यात्मक नहीं। प्रथम तो इकाइयां का अध्ययन गुणात्मक होता है, साथ ही तथ्यों की विवेचना भी संख्याओं के रूप में नहीं होती है। जैसे हम पहले करते थे कि इतने प्रतिशत, इतने सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल डाटा का हम प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें हम स्टैटिस्टिकल डाटा का प्रयोग नहीं करते हैं। अतः निष्कर्ष निकालने में या कुछ व्यक्त करने में संख्याओं का सहारा इसमें उतना नहीं लिया जाता है जितना कि गणनात्मक अध्ययन में लिया जाता है। तो यहां हम व्यक्ति के गुणात्मक पक्षों का अध्ययन करेंगे। किसी नेता या किसी सोशल थिंकर्स या किसी लीडर का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके जीवन से जुड़े उन सारे पक्षों का अध्ययन करेंगे। यही इस अध्ययन पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और तीसरी विशेषता होती है इंटेंसिव स्टडी, गहन अध्ययन, डेप्थ स्टडी जिसे हम कहते हैं, या इसको हम होल स्टडी भी कर सकते हैं, संपूर्ण अध्ययन भी कर सकते हैं। वास्तव में यह ऐसी विधि है जो किसी सामाजिक इकाई के समस्त रूप को ग्रहण करती है। अर्थात यह पद्धति उस विशेष इकाई जिसका अध्ययन करना है उसके किसी विशेष पक्ष या पहलू को न लेकर समस्त जीवन को ही अध्ययन का केंद्र बनाती है। तो एक गहन अध्ययन होगा। अगर जैसा कि मैं एग्जांपल दिया था कि बाबा साहब अंबेडकर का अध्ययन करना है, तो उन्होंने बचपन में किस तिरस्कार, किस घृणा, किस अलगाव को उन्होंने सहा है, उसका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। फिर आगे चल करके उनके साथ किस तरह से उनको प्रेरणा मिली उच्च अध्ययन के लिए और कहां से उनको सहायता मिली, किसने जो है उन्हें सहारा दिया, उन चीजों का भी अध्ययन करना होगा। तो उनके इंटेलेक्चुअल पक्ष का भी अध्ययन हमें करना पड़ेगा, उनके बौद्धिक पक्ष का अध्ययन करना पड़ेगा, उनके सोशल आइडियाज का अध्ययन करना पड़ेगा, उनके सामाजिक विचारों का अध्ययन करना पड़ेगा, उनके जीवन के सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करना पड़ेगा, उनके जीवन के आर्थिक पक्षों का अध्ययन करना पड़ेगा। और यह बहुत ही गहन अध्ययन होगा, तब जाकर के एक उनका संपूर्ण जीवन दर्शन हमारे सामने आएगा। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं इस तरह से, तो केस स्टडी एक गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। और अगली विशेषता है हिस्टोरिकल स्टडी, ऐतिहासिक अध्ययन। वास्तव में इस प्रकार के वैयक्तिक अध्ययन प्रायः ऐतिहासिक अथवा
समय के क्रम से किया जाता है तथा समय इतना विस्तृत होता है कि उचित निष्कर्ष निकालने लायक सूचना प्रदान कर सके। अगर हमें बहुत सारे ऐतिहासिक इतिहास के चीजों का अध्ययन करना है तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अकबर का शासन कैसा था, अशोक का शासन कैसा था, महात्मा गांधी का जीवन कैसा था, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सोशल मूवमेंट कैसे थे। तो ये आज के वर्तमान का हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम तो एक हिस्टोरिकल अध्ययन कर रहे हैं, इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमें उन सारे डॉक्यूमेंट्स, उन सारे दस्तावेजों को खंगालना पड़ेगा, पुस्तकालय में जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। बहुत सारी म्यूजियम बने होंगे, गांधी जी के बहुत सारे म्यूजियम हैं उनके जीवन से जुड़े हुए, वहां जो इकट्ठे हैं डॉक्यूमेंट्स उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा। उस समय जो अखबार में समाचार छपते थे वो सब हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक अध्ययन होगा। आप देखते हैं कि जब बहुत सारे कोई इतिहास वेत्ता जब किसी गुफा में आकृतियों का देखता है तो वो उसको अपने नजरिए से नहीं, उसको इतिहास के नजरिए से वो देखता है कि आखिर इसका क्या अर्थ होगा, और ये जो यहां पे सिंबल मिले, प्रतीक मिले हैं, ये क्या बात करते हैं, क्या किस ओर इशारा करते हैं। और उसको जानने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण उसको सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो उस अध्ययन को कारगर बना सकेगा। तो ऐतिहासिक अध्ययन भी जरूरी होता है। और यूज ऑफ मेनी सोर्स एंड टेक्निक्स, कई स्रोत एवं तकनीकों का प्रयोग होता है। यह होता है, एक तकनीक नहीं होती है, बहुत सारे तकनीक होते हैं। बहुत सारी तकनीक कैसे, हम उससे जुड़े, अगर हम किसी हिस्टोरिकल क्षेत्र का या हिस्टोरिकल किसी मंदिर का अध्ययन करना चाहते हैं तो उससे जुड़े उन सारे डॉक्यूमेंट्स, किसने बनवाया, किस काल में बना, उस बनवाने के पीछे क्या उद्देश्य था, और फिर यह किस तरह से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारे सामने आया, इन सारी चीजों का जो है हम अध्ययन करेंगे। तो हम इसमें साक्षात्कार का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात लोगों से इंटरव्यू लेना पड़ेगा। हम एक जो है सांस्कृतिक धरोहर का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उससे जुड़े जो सवाल हैं उनको बुझाने के लिए, जो हमारे अंदर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, उन सवालों को जानने के लिए हमें लोगों से पूछना पड़ेगा, लोगों से जानना पड़ेगा। तो इस तरह से कई स्रोत एवं तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत सारे स्रोत हमें जुटाने पड़ेंगे, हमें म्यूजियम में जाना पड़ेगा, हम उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा, उस समय के जो लोग हैं, किंवदंतियां हैं, मिथ हैं, किस्से हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। इस तरह से आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपने जो है कुछ भी अध्ययन कर लिया। जब तक आप विश्वसनीय तथ्य नहीं प्राप्त करेंगे तब तक केस स्टडी में या आपके निष्कर्ष में वो वैज्ञानिकता नहीं आ पाएगी। और अगली में अंतिम विशेषता इसकी क्या, संपूर्ण अध्ययन, कंप्लीट स्टडी। जैसा आपको कहा था, एक ऐसी विधि है ये जिस विधि के द्वारा हम जिस भी व्यक्ति, जिस भी समूह, जिस भी संस्था
का अध्ययन कर रहा है, उसके जीवन से जुड़े सारे पक्षों का अध्ययन करेंगे, किसी पक्ष को छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरह से ये कंप्लीट अध्ययन है, संपूर्ण अध्ययन है। अगर हम सारे पक्षों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम वास्तविकता तक पहुंच कैसे पाएंगे? जो हम जानना चाहते हैं वो कैसे जान पाएंगे? तो हमें उसके जीवन से जुड़े सारे पक्षों का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर प्रोसीजर ऑफ केस स्टडी। अब हम प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, हम किस तरह से यह करेंगे? जब हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रक्रिया क्या होगी? तो पहली प्रक्रिया होगी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्याओं की जानकारी। यह जरूरी है। जिस भी समस्या पर आप अध्ययन करें, कोई भी समस्या होगी, अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे अध्ययन करेंगे? तो जानकारी कहां से मिलेगी? जानकारी आपको जुटाना पड़ेगा। अनुसंधान करता, जो रिसर्च करता है, उसको जुटाना पड़ता है कि जानकारी। ये कोविड-19 की जो महामारी फैली है, तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स इसके सिम्टम्स जानने को लगे हुए हैं, इसकी समस्याओं को जानने में लगे हुए हैं, तो वो जानकारी कहां से जुटा रहे हैं? उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लैब में प्रयोग कर रहे हैं। तो जो हमारी समस्या है, उस समस्या के बारे में आपको जानकारी जुटाना पड़ेगा। कोविड-19 का नगरीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, या कोविड-19 का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बिना गांव और शहर में गए आप कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? घर बैठे जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो जो रिसर्चर होंगे, अनुसंधानकर्ता होंगे, ये जाएंगे। तो केस स्टडी में भी हमें जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती, जानकारी जाननी पड़ती, समझनी पड़ती है कि हम किसका पद अध्ययन कर रहे हैं। और चॉइस ऑफ प्रॉब्लम्स, हमेशा इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि जब अनुसंधान करता, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, चाहे एमफिल में आप डिसर्टेशन लिखेंगे, या कोई भी प्रोजेक्ट आप करें, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? जिस विषय पर आप अध्ययन कर रहे हैं, उस विषय पर आपकी गहरी रुचि होनी चाहिए। अगर गहरी रुचि नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप पूरे मनोयोग से काम नहीं करेंगे, अनमनस्कता पूर्वक आप काम करेंगे। जिस समस्या, जिस काम के प्रति आपकी रुचि नहीं होती है, तो आप कैसे काम करते हैं? कोई अगर जबरन थोप दिया, यानी आपको एक काम करना है, तो बड़े अनमने से आप काम करेंगे। तो पहले समस्या के प्रति रुचि होनी चाहिए। हमें किस समस्या के किन पक्षों का अध्ययन करना है? हमें सांस्कृतिक सिर्फ पक्षों का अध्ययन करना है? अब जैसे कोई डॉक्टर है, कोई चिकित्सा विज्ञान का छात्र है, वह किसी भी व्यक्ति के अध्ययन करना चाहता है, तो वो चिकित्सकीय पक्ष का ही अध्ययन करेगा। वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उतना अध्ययन नहीं करेगा, उसका आर्थिक पक्ष का अध्ययन नहीं करेगा। वो जानने का प्रयास करेगा, जो चिकित्सा से जुड़े हुए जितने पक्ष होंगे, उन पक्षों का अध्ययन करेगा। तो हमेशा अनुसंधानकर्ता को समस्या के प्रति रुचि होनी चाहिए, और चॉइस ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की रुचि होनी चाहिए। हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, किस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, इकाई हमारी क्या है, उस इकाई का जो है हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इकाइयों की भी रुचि होनी चाहिए, और नंबर ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की संख्या कितनी होनी चाहिए। हम कितने लोगों का अध्ययन कर सकते हैं केस स्टडी में? जैसे कभी कभी कोई आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिए, कोई अध्ययन कर रहे हैं, और उस अध्ययन में हमेशा कोई फील्ड वर्क है। तो फील्ड वर्क में जैसे आप कोविड-19 के प्रति अध्ययन कर रहे हैं, कोविड महामारी क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप 4-6 लोगों को, ऐसे लोगों को लीजिए जो कोविड-19 के प्रभाव से जूझे हैं और अपने आप को बचाए हैं।
या जो नहीं बचा पाए हैं, तो क्यों नहीं बचा पाए हैं, ये जानेंगे, उनके परिवार वालों से जानेंगे, समझेंगे, उनके मित्रों से जानेंगे। तो हम कितने इकाइयों के अध्ययन कर रहे हैं, कितनी इकाइयों की संख्या हमारी क्या है, ये जो है हमें, ये हम भी हमारी रुचि होनी चाहिए। और विश्लेषण के दायरे का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ एनालिसिस, ये भी आपको करना है। विश्लेषण के दायरों को निर्धारण करना है, आपका दायरा क्या होगा, आपके अध्ययन का दायरा, आपके विवेचना का दायरा क्या होगा। आप सिर्फ सामाजिक पक्ष का अध्ययन करना चाहते हैं, कि आप सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन करना चाहते हैं, कि सिर्फ आप आर्थिक पक्ष का अध्ययन करना चाहते हैं, या आप सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, इन सारे पक्षों का अध्ययन करना चाहते हैं। तो विश्लेषण के दायरे का भी निर्धारण आपको करना पड़ेगा। यह भी एक बहुत बड़ी जरूरत होती है। अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के अनुक्रम, हमेशा जो भी घटनाएं घटती हैं उनको अनुक्रम में रख, जैसे आप इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं, साक्षात्कार अनुसूची बनाएंगे, तो पहले ही आप समस्याओं के बारे में पूछने लगे और 4, 6, 10 समस्या के बाद आप लिखते हैं आपका नाम क्या है, तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो जब साक्षात्कार बनाएंगे, अनुसूची बनाएंगे, तो सबसे पहले आप नाम, जो सामान्य प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को, जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, कि आपका नाम क्या है, आपका आयु क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आपकी आपका पारिवारिक स्वरूप कैसा है, आपका परिवेश क्या है, नगरीय है, ग्रामीण है, रहने का, ये सारी चीजें हम जो प्रारंभिक जानकारियां लेते हैं, और इसके बाद फिर हम प्रश्नों को बनाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको हमेशा मध्य में रखते हैं, न बहुत नीचे प्रश्न डालते हैं, न बहुत ही ऊपर डालते हैं, ताकि एक तरह से जो उत्तरदाता का मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को भी समझना जरूरी होता है। तो जो भी सीक्वेंस होती, जो घटनाएं घटती हैं, ये घटना क्यों घटी, अब सीधे आप रिजल्ट पे ना चले जाइए, वो फैक्टर्स पे ना चले जाइए। कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट क्या क्यों हुआ, आप उसके परिणाम न जानिए। अगर परिणाम जानेंगे तो क्यों हुआ ये कैसे आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पहले हमें जानना है कि क्यों हुआ, ये घटनाएं कहां हुई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ये जो हमने आपको बताया था ना, कि जो जो 5-6 ककार है, कब, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, इन सबको जानना एक वैज्ञानिक हमारी रणनीति होती है। और ये रणनीति अगर हमारे पास है तो निश्चित है हम तथ्यों की गहराई तक पहुंच जाएंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स, कारकों का निर्धारण करें, कौन कौन से कारक हमें लेना है, कौन कौन से कारक की समस्या के बारे में अध्ययन करना है, कौन जिम्मेदार है उनका। और फिर अंत में आप कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालेंगे। यह प्रोसीजर ऑफ केस स्टडी है, प्रक्रिया है। अब यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है, अध्ययन पद्धति के उपयोग क्या है। यूटिलिटी ऑफ केस स्टडी आपको क्या है, यह भी देखना है कि क्या उपयोगी है हमारा अध्ययन। ये जो केस स्टडी है या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, यह क्यों उपयोगी है। तो पहला क्यों उपयोगी है, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। ये जो महत्वपूर्ण उपकल्पनाएं होती हैं, सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस। हम जब कोई अध्ययन करते हैं तो हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक इमेजिनेशन हमारे पास होती है कि ये घटना क्यों घटी होगी, ये समस्या क्यों आई होगी। एक पूरी कल्पना करते हैं अपने दिमाग में, और इस कल्पना के बाद ही हम उन सारी चीजों को प्रकट करते हैं। जितने भी विज्ञान के चमत्कार हुए हैं, इन्हीं कल्पनाओं के नतीजे हैं। चाहे वो हवाई जहाज का निर्माण हो, चाहे वो टेलीविजन का निर्माण हो, चाहे आज हम आप
अपने अपने घरों से बैठे बात कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये इमेजिनेशन होता है, एक कल्पना होती है। और किसी ने एक कल्पना किया होगा और उसको मूर्त, सिर्फ कल्पना कर लेना, मन में लड्डू खाना, बस इसके बाद कुछ नहीं करना। लड्डू खाने के लिए जो एक्टिविटीज है, जो प्रोसीजर है, अगर उसको हम नहीं एडॉप्ट करेंगे तो कैसे मिलेंगे? सिर्फ मन ही मन खाते रहेंगे। तो हम जब वैज्ञानिक कल्पनाएं करता है तो उस कल्पना को मूर्त रूप देता है, वो जानने का प्रयास करता है। तो जो केस स्टडी है, एक तरह से एक केस स्टडी महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं का स्रोत के रूप में भी काम करता है। वास्तव में वैयक्तिक अध्ययन प्रणाली में इकाइयों का विस्तृत सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है और तब निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। जब सूक्ष्म अध्ययन हम करेंगे, इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और इन निष्कर्षों के आधार पर उपकल्पनाओं का निर्माण होता है। तो वस्तुतः संबंधित साहित्य का अध्ययन तथा वैयक्तिक अध्ययन, ये ही दो उपकल्पनाओं के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो उपकल्पनाओं के स्रोत के रूप में भी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति आता है। फिर सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण प्रपत्रों का साधन। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रपत्र होते हैं। माने यह अध्ययन प्रणाली किसी वर्ग की विशेष इकाइयों के अध्ययन के पश्चात प्रश्नावली, अनुसूची अथवा कई प्रकार के अन्य प्रपत्रों को तैयार करने में सहायक होती। तो जब हमें क्वेश्चनर बनाना है या इंटरव्यू शेड्यूल बनाना है, तभी हम एक केस स्टडी करते हैं। कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की केस स्टडी करता है और वे एक वो प्रश्न बना, कई बहुत सारे प्रश्न वो रेज करता है और उनके समाधान के लिए वो लिखता भी है। कोई गंभीर बीमारी हो गई है, क्या ये आपके पिताजी को बीमारी थी? अच्छा, क्या बाबा को भी थी? क्या आप जानते हैं कि एक 2-3 पीढ़ी में किसी को बीमारी थी? ये क्या है? एक तरह से वो महत्वपूर्ण प्रपत्रों को तैयार करने के लिए, ताकि वो देखना चाहता है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें से। तो ये अध्ययन के पश्चात जब हम प्रश्नावली, अनुसूची अथवा कई प्रकार के अन्य प्रपत्रों का निर्माण करते हैं, तो ये केस स्टडी बहुत जरूरी होती है। और यूटिलिटी क्यों है? डेप्थ स्टडी, गहन अध्ययन, बहुत ही गहन अध्ययन। माने इस पद्धति के अंतर्गत इकाइयों के केवल समस्या से संबंधित विशिष्ट पहलुओं का ही नहीं, वरन इकाइयों के हर पहलू का समान दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जब हम किसी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो उसके जीवन के से जुड़े उन सारे पक्षों का अध्ययन करेंगे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, उन पक्षों का अध्ययन करेंगे। तो ये जैसे कि आपको बताया कि कोविड, अब बार बार कोविड का ही नाम लेते हैं, कोविड-19 के ये प्रभावों का अध्ययन करेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर क्यों प्रभाव, तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। माने कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित हुआ, कोरोना वायरस से, और वो ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बाद उसे जब हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव, मानसिक स्तर मतलब वो बहुत ही मेंटल डिस्टर्ब रहा होगा, उसके मनोविज्ञान का भी अध्ययन हमें करना पड़ेगा। सोशल, जो सामाजिक लोगों के सोशल डिस्टेंस बढ़ गया, उसको देख करके लोग जानते थे कि एक कोरोना इसको हो गया है, तो उससे दूरी बनाने लगे। उसके जो निजी नजदीक व्यक्ति थे, जो घर के सदस्य थे, वो भी उनमें भी दूरी बनाने लगे। तो ये भी पक्ष जो है उसके जीवन को प्रभावित किया। फिर आर्थिक पक्ष,
और कभी कभी होता है कि कई लाख रुपए जिसकी वो कल्पना नहीं करता है, कई लाख रुपए इसमें खर्च हो जाते हैं। तो वो आर्थिक पक्ष भी उसके जीवन को प्रभावित किया, और ये आर्थिक पक्ष इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि वो कई वर्षों तक इससे उबर नहीं पाता, उसकी सारी जमा पूंजी कमाई प्रभावित होती है। तो ये गहन अध्ययन हमें करने की जरूरत होती है, डेप्थ स्टडी होती है। तो एक जो सबसे सबसे उपयोगी होता है कि जब हम केस स्टडी करते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति करते हैं, तो उस अध्ययन पद्धति में गहनता बहुत ज्यादा होती है, गहराई होती है कि हम उस व्यक्ति के, उस संस्था के, उस इकाई के सारे पक्षों को हम अध्ययन करें। और सोर्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव का स्रोत, यह भी है। वैयक्तिक अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत एक इकाई के जीवन से संबंधित प्रायः सूक्ष्म पहलू का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू का अध्ययन किया जाता है, और इस रूप में स्वतः ही अनुसंधानकर्ता को अनेक तरह के अनुभवों को प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, एक ऐसा होगा उस समस्या से जुड़े उन लोग जिनको बहुत ज्यादा इंपीरिकल नॉलेज है, अनुभविक ज्ञान है, उन लोगों को भी जो है हम ढूंढते हैं, उन लोगों को भी जो है हम उनका भी जो है हम अध्ययन करते हैं। तो ये के भी होगा। तो दोनों चीजें होगा, एक तो अनुसंधानकर्ता का स्वतः के अनुभव, बहुत सारे जीवन के पक्षों का अध्ययन करते हैं, स्वतः भी उसके अंदर अनुभव बढ़ेगा। और दूसरा, अगर हमें जरूरत है किसी भी घटना, किसी भी समस्या, किसी भी इकाई के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए, और उसमें हमें अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है, तो हम ऐसे इंपीरिकल नॉलेज वाले व्यक्तियों को भी अध्ययन करेंगे। स्टडी ऑफ पर्सनल एटीट्यूड्स, व्यक्तिगत मनोवृत्तियों का अध्ययन, यह भी है। हम केस स्टडी के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मनोभावों, मनोवैज्ञानिक पक्षों, उसकी प्रवृत्तियों, उसके एटीट्यूड्स, उसकी फीलिंग, उसकी पर्सनल फीलिंग, इन सब का अध्ययन कर सकते हैं। किस प्रकार की मनोवृत्तियां रहती हैं, एक व्यक्ति की किन किन परिस्थितियों में क्या भावनाएं तथा क्या मनोवृत्तियां रहती हैं, क्योंकि व्यक्ति को समझना बहुत अलग है। अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन क्या हम जानते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी भावनाएं, कौन कौन से आपकी मनोवृत्तियां, जब हम आपका स्टडी करेंगे, जब आपके संपर्क में रहेंगे, तब ना जानेंगे। तो केस स्टडी में हम व्यक्तिगत मनोवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। कई तरह के मनोभाव, एक व्यक्ति के अंदर कई तरह के मनोभाव और कई तरह की मनोवृत्तियां रहती हैं। तो इस पद्धति से मालूम होता है कि इस प्रकार के ज्ञान से ही व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। माने हम क्या परिवर्तन आते हैं मनोभावों में, और अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो क्या चेंजेस आएंगे। अब देखिए, जैसे फिर से वही बात कर रहे हैं, जब हम घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक में घूमते हैं, सुबह घूमते हैं, बहुत सारे लोग मास्क लगाए होते हैं। तो पहले मास्क लगाए थोड़ी सी एक दूसरे से संपर्क रखते हुए घूमते थे, लेकिन धीरे धीरे पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं कि 4-6 फीट की दूरी आगे पीछे, माने एक करीब 10 मीटर का सर्किल रहता है आगे पीछे, और इस तरह से घूमते हैं। हर व्यक्ति अगर कोई नजदीक आने लगता है तो वो थोड़ा सा दूरी बना लेता है। कितने क्यों? कंडीशंस ऐसी हैं, परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो रही हैं, इतनी ज्यादा जो है ये महामारी फैल रही है कि लोग जो है स्वतः केयर करने लगे। तो ये जो मनोवृत्तियां होती हैं, अगर विशेष परिस्थितियां आई या विशेष इस तरह से महामारी आई
या विशेष घटनाएं घटी तो हमारी मनोवृत्तियों, हमारे मनोभावों में क्या परिवर्तन आते हैं, इसका भी एक रूप, एक ये भी हमको जानने का एक अवसर प्राप्त होता है ये केस स्टडी के माध्यम से। तो व्यक्तिगत मनोवृत्तियों का भी अध्ययन हम करते हैं। फिर स्टडी ऑफ होल नेचर, संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन, ये भी है। होल नेचर, हम संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण प्रकृति का मतलब इस पद्धति के द्वारा जो सामग्री संकलित की जाती है वह अपने आप में संपूर्ण होती है, क्योंकि हम उस इकाई, उस व्यक्ति, उस संस्था के उन सारे पक्षों का हमने अध्ययन किया है, किसी भी पक्ष को अध्ययन नहीं किया। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुपक्षीय अध्ययन करना है किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी इकाई का, तो उन पक्षों का अध्ययन करने के लिए हमें केस स्टडी में उन सारे पक्षों का अध्ययन समाहित करना पड़ेगा, तो संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन मिल जाता है। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता, इसकी यूटिलिटी है, उपयोग है, इसका इंपॉर्टेंस है, भूत एवं वर्तमान का अध्ययन, ये भी है। स्टडी ऑफ बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, भूत और वर्तमान दोनों परिस्थितियों का अध्ययन हम करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत इकाइयों के जीवन में संबंधित संपूर्ण सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, किसी को कैंसर हो गया है, तो वो उसके भूत माने अर्थात पूर्वजों पर जाएगा कि आपके पिता, आपकी पीढ़ी में किसी को हुआ था, बाबा को हुआ था, या मां पक्ष से किसी को हुआ था, वो पूरी जानकारी समेटने के प्रयास करेगा। या अभी क्या किसी को ये बीमारी हुई है, तो भूत और वर्तमान दोनों आ जाएगा। तो जब हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है तो उसके पास्ट और प्रेजेंट दोनों स्थितियों की हमें अध्ययन करना पड़ेगा। माने अर्थात जिस इकाई अथवा जिस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके जीवन, उसके परिवार में घटी बहुत सारी घटनाएं, वर्तमान स्थिति, इन सब को जो है हम समेटते हुए केस स्टडी में अध्ययन करते हैं। इसका इतिहासकार भी उपयोग करते हैं और इसका हम साहित्य में भी जो इसका प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग जब किसी साहित्यकार, अगर हमें न्यूटन का अध्ययन करना है, न्यूटन की खोपड़ी का अभी तक अध्ययन चल रहा है, और कहते हैं कि न्यूटन की जो आइंस्टीन की जो खोपड़ी थी, आइंस्टीन, न्यूटन, इनकी जो खोपड़ी थी वो एक अलग शेप में थी। आइंस्टीन की खोपड़ी के बारे में बताया था कि वो एक अलग, वे आम आदमी की खोपड़ी से अलग थी। तो ऐसी कौन सी विविधताएं थी, कौन सी विशेषताएं थी जो उस विशेषताओं में आइंस्टीन बहुत प्रभावी हुए। तो हम उनके भूत, वर्तमान, इन सारे चीजों का भी अध्ययन करते हैं। और स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन, ये भी है। महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन कैसे? माने वैयक्तिक अध्ययन द्वारा इकाई के जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके कारकों की जानकारी हो जाती है। घटनाएं घटी, ये घटनाएं प्रभावित हुई। अगर आप किसी, बहुत सारे ऐसे आपको राजनेता मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे व्यवसायी मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन मिल जाएंगे। बिल गेट्स कहते थे ना कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं थे, वो औसत दर्जे के वो स्टूडेंट थे। लेकिन आज जितने भी दुनिया के इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हैं, सब उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, इन चीजों का
इन तथ्यों का अध्ययन बहुत जरूरी होता है और इन तथ्यों का अध्ययन हम सिर्फ केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो इस तरह से केस अध्ययन जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। अब इसका अंतिम जो आता है कि लिमिटेशन क्या है। आखिर हर चीज की सीमाएं होती हैं। कोई भी अध्ययन पद्धति हो, उस अध्ययन पद्धति की अपनी सीमाएं होती हैं। चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो सोशियोमेट्री हो, चाहे कोई स्केलिंग मेथड्स हो, हर अध्ययन पद्धति की अपनी सीमाएं होती हैं। तो हमेशा जब कोई भी अध्ययन पद्धति बनाई जाती है तो उसको लेकर के दो तरह की वैचारिकता हमारे सामने आती है। एक जो उसको फेवरेबल होती है, जो उसका फेवर करती है, पक्ष में लेती है, और दूसरी वैचारिकता आती है जो ये कहती है कि नहीं, ये उसका पक्ष नहीं लेती है, उसकी आलोचना करती है। और बहुत जरूरी होता है, आलोचनाओं को भी समेटना बहुत जरूरी होता है। अगर जीवन में किसी व्यक्ति के जीवन में आलोचना नहीं है तो वो अपनी खामियों को कैसे जानेगा। तो इसलिए कभी कोई अगर आलोचना करता है, जैसे हमारे जीवन से जुड़ी बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन से जुड़े, अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आपको उसको बड़े हंसते हंसते लेना चाहिए, कोई टेंशन तनाव में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आलोचनाएं हमें एक स्वस्थ रास्ता दिखाने में मदद करती हैं। तो जब ये केस स्टडी मेथड से आया, इसकी भी कुछ आलोचना हुई और इसकी लिमिटेशन तय की गई। और लिमिटेशन क्या थी? पहला यह हुआ कि अनसाइंटिफिक मेथड से, ही अवैज्ञानिक पद्धति है। अनुसंधानकर्ता इन लोगों ने कहा, वैज्ञानिक समाज वैज्ञानिकों ने कहा कि यह विधि बड़ी ही असंगठित तथा अवैज्ञानिक है। इकाइयों के चुनाव एवं सूचना प्राप्त करने पर किसी प्रकार के नियंत्रण की नहीं रहती। इसके अतिरिक्त निष्कर्षों के सत्यापन की भी संभावनाएं नहीं होती। हम तो क्या होता है कि जब कोई निष्कर्ष प्राप्त, विज्ञान क्या मानता है कि जब कोई भी निष्कर्ष हम पाए जाते हैं तो उसका हम वेरिफिकेशन करते हैं। न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया तो उसका वेरिफिकेशन किया नहीं कि पेड़ से सेब गिर रहे हैं तो जिज्ञासा हुई क्यों गिरते हैं। उसने पत्थर उठाया, पत्थर भी गिरा, आखिर क्यों, पृथ्वी पर ही क्यों गिरते हैं, ऊपर टंगे क्यों नहीं रहते हैं। और यही जिज्ञासा न्यूटन को एक बहुत बड़े नियम, वैज्ञानिक थ्योरी, वैज्ञानिक सिद्धांत को विकसित करने में सहायता दी। तो वो कहते हैं कि अनसाइंटिफिक मेथड से है, इसमें इसके जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसको हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। और दूसरा लिमिटेशन क्या बताते हैं कि पक्षपात की समस्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ बायस। ये भी एक समस्या है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता एवं व्यक्ति से संबंधित प्रायः उन सभी घटनाओं एवं तथ्यों का अध्ययन करता है जो उसके स्वयं के जीवन में भी घटित होते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही प्रभावित हुआ है, हम उसके पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं और वही मनोदशा हम अपने अंदर भी देखते हैं, तो उसकी मनोदशा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्वक लिख देते हैं। तो जब अतिशयोक्तिपूर्वक लिखेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और एक पक्षपात ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक डॉक्टर की स्टडी कर रहा है, कोई एक टीचर की स्टडी कर रहा है, तो लगता है उसको, कह रहे यार ये भी तो टीचर है और मैं भी टीचर हूं, तो इसकी समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसकी समस्याओं को ज्यादा बढ़ा चढ़ा दें, क्योंकि हो सकता है कल हमारी भी समस्याओं को अध्ययन करे। तो केस स्टडी में बायस भी होता है। अगर कोई अनुसंधान करता अपने ही जाति के किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है, माने ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं
हालांकि अनुसंधानकर्ता जो अच्छा अनुसंधानकर्ता होता है, इन सब से अलग हट करके वो काम करता है। उसका तो सिर्फ काम है अध्ययन करना, वो सबसे अलग हट करके काम करता है। लेकिन कभी कभी ये ऐसी संभावनाएं आ जाती हैं और पक्षपात फिर करना पड़ता है कि हम जिस व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे जिस संस्था का अध्ययन कर, मान लीजिए हमको मिल गया कि हम टीआरएस कॉलेज की एक रिपोर्ट बनाई जाए, इसका अध्ययन करें। अब चूंकि हम महाविद्यालय में पढ़े हैं, स्टूडेंट भी रहे हैं और महाविद्यालय में पढ़ा भी रहे हैं, तो लगेगा कि हमारे महाविद्यालय कि जो नकारात्मक पक्ष भी हैं उनको भी हम सकारात्मकता के साथ जोड़ करके रिपोर्ट दें, ताकि अच्छा ग्रेड मिले, ताकि सरकार उस बहुत सारी योजनाएं दे। तो कभी कभी ऐसे भी बायस्ड होते हैं और ये कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नान्यथ ब्रूयात, एस धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन एक ऐसा सत्य होता है जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स प्रभावित हो रहा है, हमारी सांस्कृतिक भावनाएं प्रभावित हो रही हैं, तो उसको भी थोड़ा सा छिपा दो, मत बोल। तो ये प्रॉब्लम ऑफ बायस, पक्षपात की समस्याएं आ जाती हैं। और अनवेरिफाइड फैक्ट्स, अप्रमाणित तथ्य, ये भी है। अनुसंधानकर्ता एक व्यक्ति के जीवन में संबंधित जो कुछ भी सूचनाएं संकलित करता है, उसका सत्यापन इसलिए संभव नहीं कि दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी यही घटनाएं और वही परिस्थितियां घटित हो सकती। तो ये अनवेरिफाइड फैक्ट्स, तथ्यों का जो जिस तरह से वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में वो सत्यापन नहीं हो पाता है। और अगली सीमा क्या है, अगला दोष क्या है? लैक ऑफ सैंपलिंग। सामाजिक अनुसंधान में सैंपलिंग का, निदर्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम जब इकाइयों का चुनाव करते हैं तो उनके चुनाव के लिए एक मेथड्स होता है, एक निदर्श के बहुत सारे किस मेथड्स का हम उपयोग कर रहे हैं। रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, फिर रैंडम सैंपलिंग में बहुत सारे जो पक्ष हैं उनका भी अध्ययन कर रहे हैं। तो उन सारे पक्षों का अध्ययन कैसे हम करते हैं ये पहले से तय कर लेते हैं। लेकिन केस स्टडी में सैंपलिंग नहीं होती है, ये जो सबसे बड़ी समस्या होती है, लैक ऑफ सैंपलिंग, निदर्शन का अभाव होता है। और निदर्शन प्रणाली का अभाव जब होगा, माने अर्थात इस प्रणाली में निदर्शन प्रणाली का अभाव है, परिणाम स्वरूप सही प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का अध्ययन नहीं हो पाता है। आपको बताया था कि सैंपलिंग जो होता है वो हमारे अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करता है, लेकिन यह भी जो है कोई बहुत बड़ी जटिलता नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और एक जो सबसे बड़ा दोष है इसको, मच टाइम एंड मनी, अत्यधिक समय एवं धन इसमें खर्च होता है। मच टाइम एंड मनी, मान जब हम केस स्टडी करेंगे, किसी व्यक्ति का करेंगे, तो उसके जीवन के सारे पक्षों का अध्ययन करेंगे, तो हमें बहुत जगह जाना पड़ेगा। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक हमारे मित्र जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पे लिखी, तो उन्होंने कहा कि जब हम बाबा साहब पर स्टडी करने का हुआ तो फिर हमको यूएस भी जाना पड़ा। सबके बस की बात नहीं थी, हालांकि उनको फेलोशिप मिली थी भारत सरकार से। बोले यहां तो हमने महू से लेकर के उनके जहां बड़ौदा, मतलब हर जगह हमने अध्ययन किया, लेकिन हमें यूएस भी जाकर के उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ी। तो एक बहुत बड़ा खर्चीला हो जाएगा। हम हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतने बड़े व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। जब वो इतने बड़े व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा उसका व्यक्तित्व, तो फिर
ये समय और धन की महत्व को हम गौड़ कर देते हैं। लेकिन एक बात है कि अत्यधिक समय और धन की भी आवश्यकता पड़ती है। हम चाहते हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे सकारात्मक तक रिपोर्ट आ जाए, लेकिन हम अत्यधिक समय एवं धन के अपव्यय के कारण ये विधि के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। और एक और जो दोष है इसमें कि ओनली क्वालिटेटिव स्टडी, केवल गुणात्मक पक्षों का अध्ययन, क्वालिटेटिव स्टडी करती है ये, माने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति प्रणाली द्वारा तथ्यों व इकाइयों का केवल गुणात्मक अध्ययन ही संभव है, गणनात्मक अथवा संख्यात्मक इस पद्धति में नहीं है, ये संभव नहीं है। और हमें मानते हैं कि जब कुछ स्टेटिस्टिकल आए, बातें आए, तो वो वैज्ञानिकता पूर्ण अध्ययन होता है। लेकिन ये भी नहीं, जब हम किसी के जीवन के गुणात्मक पक्षों का अध्ययन करेंगे तो हमें इस पद्धति को तो अपनाना ही होगा। अगर उसके जीवन के विविध पक्षों का हमें अध्ययन करना है तो इसको तो हमें अपनाना पड़ेगा। तो यह भी एक दोष माना जाता है। और डिफेक्टिव लाइफ हिस्ट्री एक और दोष माना जाता है। इसकी जो सीमाएं हैं कि दोषपूर्ण जीवन इतिहास। दोषपूर्ण जीवन इतिहास का मतलब जो उनके जीवन के बारे में लिखा गया है वो जो है बहुत ही गलत है, बहुत ही कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्वक लोग लिख देते हैं, या लोग जानते नहीं हैं, अतिशयोक्तिपूर्वक बता देते हैं, तो यह भी एक समस्या आती है। तो दोषपूर्ण जीवन इतिहास की भी समस्या। और इनकन्वीनियंस इन वेरिफिकेशन, ये जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये जो है सत्यापन की समस्या बिल्कुल नहीं, सत्यापन नहीं होता। इसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या है, सत्यापन नहीं हो पाता। और सत्यापन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो ये तथ्यों का हम संकलन करते हैं ये गुणात्मक पक्ष होते हैं, और गुणात्मकता को हम इस तरह से मेजरमेंट नहीं कर सकते, वेरीफाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, अनेक दृष्टिकोणों, अनेक दोषों के बावजूद भी बहुत ही सफल और बहुत ही सामयिक है। अगर हमें किसी के जीवन के विविध पक्षों का अध्ययन करना है तो हमें इस अध्ययन पद्धति को अपनाना होगा, तभी हम उसके जीवन के जुड़े उन तमाम सवालों का जवाब दे सकते हैं या उसका निदान कर सकते हैं जो सवाल खड़े होते हैं।